चलिए ना, कल हम लोगों ने दो केसेस के ऊपर डिस्कशन कर लिया था, अब उसके आगे का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल हम लोगों ने दो टेबल के मतलब जो टेबल है उसके अंदर दो एंट्रीज कर ली थी। सबसे पहला जो एंट्री आता है वो कौन सा आता है बेटा? सीरियल नंबर, फिर आता है एच, फिर आता है सिग्मा, फिर आता है लोन पेयर, फिर आता है हाइब्रिडाइजेशन, फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, फिर आता है मॉलिकुलर ज्योमेट्री, फिर आता है बॉन्ड एंगल और लास्ट में क्या आता है बेटा? एग्जाम्पल। ठीक है, ये सारे कॉलम्स हम लोगों ने कल बना लिए थे। अब इसमें स्टार्ट करते हैं दो एंट्रीज के बाद तीसरी एंट्री क्या क्या आ सकती है। आइए यहाँ पर उसी के बारे में डिस्कशन करते हैं। तीन कॉलम्स हम लोग यहाँ पर बनाते हुए चलेंगे। अभी हम लोग एंट्री नंबर 3, 4 और 5 यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड केस कल पढ़ लिए थे, केस नंबर 3, केस नंबर 4, केस नंबर 5 अभी हम लोग देख रहे होंगे। सबसे पहले मान लीजिए आपको एग्जाम में केस दिया गया और सपोज मॉलिक्यूल जो दिया गया वो दिया गया बेटा SnCl2, या फिर आपको मॉलिक्यूल दिया गया सपोज O3, या फिर आपको मॉलिक्यूल दिया गया सपोज SO2 एटसेट्रा। ये मॉलिक्यूल दिया गया और बोला गया किसके बारे में? हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, वोमेट्री, जो भी निकल सकता है वो निकालिए। ठीक है, मान लीजिए हमने एग्जांपल के फॉर्म में हम लोग किसके बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं? SnCl2 के बारे में। Sn जो है, पहली बात, ये कौन से ग्रुप का मेंबर है बेटा? ग्रुप नंबर 14, कार्बन फैमिली का मेंबर है बेटा। कार्बन फैमिली के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। और क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाने वाला है या नहीं है बेटा? है। तो 4 + 2 कितना हो गया? 6, और 6 का हाफ किया तो कितना आएगा? 3। तो इसका मतलब है यहाँ पर H की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। जब भी H का वैल्यू 3 आएगा इसका मतलब है हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा बेटा? sp2। और जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा तो आइडियल कंडीशन में जो ज्योमेट्री होती है वो ज्योमेट्री होती है बेटा ट्राइगोनल प्लेनर। तो अपन ने यहाँ पर लिख दिया ट्राइगोनल प्लेनर, और यहाँ पर सेंट्रल एटम ए ने अपने आसपास बॉन्ड बनाने की कितनी पोजीशन तैयार कर रखी होंगी? 3। ठीक है ना, ये आइडियल कंडीशन है। अच्छा, अगर SO2 के रिस्पेक्ट में बात करें, है ना, SO2 के लिए भी समझते हैं इसी बात को, तो SO2 में सेंट्रल एटम कितना है बेटा? 1 सल्फर, और सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन मोनोवैलेंट है कि नहीं है? ऑक्सीजन मोनोवैलेंट है कि नहीं है? नहीं है। तो बेटा ये मोनोवैलेंट नहीं है, तो हाफ B+M - C+M है 6 + 0। ये मोनोवैलेंट नहीं है, मोनोवैलेंट होता तो काउंट करते। तो 6 + 0 6, और 6 का हाफ किया तो कितना आएगा? 3। मतलब यहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आएगा? sp2 ट्राइगोनल प्लेनर उसकी आइडियल कंडीशन होगी। अच्छा, सेंट्रल एटम ने अपने आसपास बॉन्ड बनाने की कितनी पोजीशन तैयार करी? 3। और साइड एटम कितने आए? 2। यहां SO2 में भी साइड एटम कितने? 2। ओजोन जो O3 बनाया ना, इस O3 में एक ऑक्सीजन तो आपका क्या होगा? सेंट्रल एटम, और 2 ऑक्सीजन क्या होंगे? साइड एटम। तो बेटा यहां पर भी साइड एटम कितने? 2। अब मुझे बताओ, पोजीशन तैयार करी है सेंट्रल एटम ने 3, और साइड एटम कितने आ रहे? 2। तो बेटा एक बची हुई जगह पे कौन आएगा? लोन पेयर। अब अगर इस कंडीशन को देखा जाए तो इसको बेटा अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें तो इसको कल मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन बताए थे कुछ इस तरह से। ये रिप्रेजेंटेशन कौन सा बनेगा? AB2L1, मतलब 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। क्या यहां पर लोन पेयर आया है कि नहीं आया बेटा? आया है। और अगर लोन पेयर आया है तो बेटा जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और जो मॉलिकुलर ज्योमेट्री उसमें डिफरेंस आएगा। अब क्या डिफरेंस आएगा? तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होती है और मॉलिकुलर ज्योमेट्री क्या होती है, उसके ऊपर हमें डिस्कशन करना। कल डिस्कस किया था क्या अपन ने? नहीं किया। आइए पहले उस पर बात कर लेते हैं, ध्यान से देखना। ज्योमेट्री जो होता है इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है बेटा। एक ज्योमेट्री कौन सी होती है? इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। और एक ज्योमेट्री कौन सी होती है बेटा? मॉलिकुलर ज्योमेट्री। ध्यान सुनते जाना, समझते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है ना, आपको एग्जाम में ज्योमेट्री दो नाम से पूछी जा सकती है। कोई भी मॉलिक्यूल देकर पूछा जा सकता है इसका इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बताओ, और कोई भी मॉलिक्यूल देकर पूछा जा सकता है उसका मॉलिकुलर ज्योमेट्री बताओ। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होती है, पहले उसकी डेफिनेशन को समझते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री का मतलब होता है बेटा अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट होता है, चाहे वो बॉन्ड पेयर हो चाहे वो लोन पेयर हो, बॉन्ड पेयर भी इलेक्ट्रॉन होता है, लोन पेयर भी इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। और अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो होता है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो होता है उसको क्या बोला जाता है बेटा? मॉलिकुलर ज्योमेट्री। सर इसका कहने का मतलब क्या है? ध्यान सुनिएगा। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री को और किन किन नामों से जाना जा सकता है पहले वो समझते हैं, फिर एक एग्जांपल से बताता हूं। बेटा अगर आपको एग्जाम में बोला जाए कि किसी मॉलिक्यूल का क्या बता दो? इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। या फिर बोला जाए उसी मॉलिक्यूल का क्या बता दो बेटा? इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। या बोला जाए उसी मॉलिक्यूल के लिए क्या बता दो बेटा? इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट।
या फिर एग्जाम में बोला जाए उसी मॉलिक्यूल के लिए क्या बता दो बेटा, इलेक्ट्रॉनिक शेप। ये सारी बातें सेम है बेटा। किसी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री पूछा जाए, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पूछा जाए, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट पूछा जाए या इलेक्ट्रॉनिक शेप पूछा जाए, मतलब वो सेम चीज पूछ रहा है। क्या इन सब में इलेक्ट्रॉनिक 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 वर्ड यूज हो रहा है या नहीं हो रहा बेटा? हो रहा है, मतलब ये एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरीके से ध्यान से देखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री पूछा जाए या फिर मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट पूछा जाए या फिर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पूछा जाए या फिर आपसे मॉलिक्यूलर शेप पूछा जाए, इसका मतलब है वो एक ही बात, सेम चीज पूछ रहा है आपसे, क्योंकि ये सारी बातें आपस में क्या है बेटा, सेम है। तो अब सर ये है क्या, पहले तो उसको समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के फॉर्म में हम लोग कौन सा एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं? सपोज हमने एग्जांपल में लिया XeF4। ध्यान सुनिएगा, XeF4 जो है, इसका पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। मुझे बताइए ज़ेनॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। क्या फ्लोरीन मोनोवैलेंट है कि नहीं है बेटा? है। तो हाफ V प्लस M, C प्लस ए अभी है नहीं, इसमें चार्ज है नहीं। क्या सॉल्व करने पर H का वैल्यू 6 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और इसका मतलब है हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा? sp3d2। और sp3d2 में सेंट्रल एटम अपने आसपास कितने अरेंजमेंट बनाता है बेटा? 6। वो 6 अरेंजमेंट कैसे बनेंगे, आइए उस पर नजर घुमाते हैं। सेंट्रल एटम ज़ेनॉन ने अपने आसपास बॉन्ड बनाने के 6 पोजीशन तैयार करी, जिसमें से 4 पोजीशन प्लेन पर होती है और 2 पोजीशन प्लेन से बाहर और प्लेन से अंदर होती है। प्लेन से बाहर, प्लेन से अंदर, और उसको बोर्ड पे अपन ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो पोजीशन आई, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, और यहां पर कौन आया बेटा? लोन पेयर, और यहां पर भी कौन आया? लोन पेयर, क्योंकि XeF4 है। अब जरा स्ट्रक्चर को देखिए, यहां पर आपसे पूछा गया इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या है? क्या पूछा गया? इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री में क्या बताना है? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है कि एटम बताना है? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटे ये इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? ये इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? यहां भी तो इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां भी तो इलेक्ट्रॉन होंगे भैया। बॉन्ड पेयर में भी इलेक्ट्रॉन है और लोन पेयर में भी इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है अभी सिर्फ इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट को देखो, इलेक्ट्रॉन यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, यहां है। क्या ये इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट अभी आपको ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर बाइपिरामिडल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बेटा? दिख रहा है। इसका मतलब है इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या निकल के आ रही है बेटा? स्क्वायर बाय पिरामिडल, या फिर उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा? ऑक्टाहेड्रल। और क्या sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन जो होता है उसका आइडियल अरेंजमेंट यही होता है कि नहीं होता बेटा? होता है। किसी भी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री हमेशा उसके आइडियल अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री पूछा गया है तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है? आइडियल अरेंजमेंट, जो कि उस हाइब्रिडाइजेशन का जो भी अरेंजमेंट होता है वो लिखना है। अच्छा मुझे बताइए अगले केस पे आइए। यहां पर आपसे क्या पूछा जाता है? XeF4 का मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट। तो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट में किसका अरेंजमेंट देखना है आपको? एटम्स का। जरा इस स्ट्रक्चर में एटम्स का अरेंजमेंट देखें तो एटम कहां कहां पर? एक एटम ज़ेनॉन बीचों बीच है, इसके अलावा एक साइड एटम आपको यहां दिख रहा है, एक यहां दिख रहा है, एक यहां दिख रहा है और एक यहां दिख रहा है। यहां पर कोई एटम नहीं है, यहां कोई एटम नहीं है। तो जितने एटम थे उनको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया कि नहीं कर दिया बेटा? कर दिया। अब मुझे बताइए ये जो एटम का अरेंजमेंट है, क्या ये एक स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बेटा? दिख रहा है। और ये स्क्वायर प्लेन पे है कि नहीं है बेटा? है। तो इसका जो नाम बन के आता है वो बन के आता है स्क्वायर प्लेनर। क्या नाम बन के आता है? स्क्वायर प्लेनर। तो आपसे अगर पूछे कि XeF4 का इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? स्क्वायर बाय पिरामिडल या फिर ऑक्टाहेड्रल। आपसे पूछा जाए XeF4 का इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या है? ऑक्टाहेड्रल। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या है? ऑक्टाहेड्रल। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या है? ऑक्टाहेड्रल। इलेक्ट्रॉनिक शेप क्या है? ऑक्टाहेड्रल। क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट देखना, और इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड पेयर भी आएगा और लोन पेयर भी आएगा। लेकिन आपसे पूछा गया कि XeF4 का मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या है? स्क्वायर प्लेनर। मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट क्या है? स्क्वायर प्लेनर। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर शेप क्या है? स्क्वायर प्लेनर। क्योंकि इसमें आपको लोन पेयर नहीं देखना है, आपको सिर्फ एटम 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 का अरेंजमेंट देखना होता है। ठीक है, एक और बात समझे। अब एग्जाम में एक और क्या कलाकारी कर सकता हूं वो भी समझिए। अगर एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक शब्द लिख के दिया गया तो आपको समझ में आता है।
अगर एग्जाम में मॉलिक्यूलर शब्द लिख के दिया तो आपको समझ में आता है, वो चाहे ज्योमेट्री बोले, शेप बोले, स्ट्रक्चर बोले, अरेंजमेंट बोले, बात एक ही है। लेकिन हो सकता है कि एग्जाम में ना तो इलेक्ट्रॉनिक लिख के दिया और ना मॉलिक्यूलर लिख के दिया, एग्जाम में सिर्फ क्या लिख के दे दिया, ज्योमेट्री, सिर्फ क्या लिख के दे दिया, अरेंजमेंट, सिर्फ क्या लिख दिया बेटा, शेप, सिर्फ क्या लिख दिया बेटा, स्ट्रक्चर। अब इसमें आप क्या आंसर दोगे, इसमें क्या आंसर दोगे? जब भी सिर्फ ज्योमेट्री, सिर्फ शेप, सिर्फ स्ट्रक्चर, सिर्फ अरेंजमेंट, मतलब ना तो इलेक्ट्रॉनिक लिखा है ना मॉलिक्यूलर लिखा है, तो ऐसे केसेस में आपको प्रायोरिटी किसको देनी होगी बेटा, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को। मतलब आप सिर्फ एटम्स के अरेंजमेंट को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आपका जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। क्या नाम है? तो अगर इलेक्ट्रॉनिक शब्द लिखा है तो ये, मॉलिक्यूलर शब्द लिखा है तो ये, और कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ ज्योमेट्री, अरेंजमेंट, शेप पूछा है, तो भी आंसर क्या दोगे बेटा, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। इसको फटाफट नोट डाउन कर लें कि इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होता है और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होता है, ताकि आगे से जब हम टर्म यूज करें तो आपको इनके मीनिंग पता रहे। बहुत बार ये रिपीट होता जाएगा तो अपने को चीजें ऑटोमेटिकली दिमाग में फिट हो जाएंगी। इसको अलग से लिखना बेटा, टेबल में नहीं लिखना है ना, टेबल में तो अभी एंट्रीज करेंगे, अलग से कहीं पर भी कॉलम में ऊपर लिख लो ना, बस उतना, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, अरेंजमेंट ऑफ एटम, और उसके दूसरे नाम क्या क्या है वो बस लिख लो उतना। XGF4 बनाने की जरूरत नहीं है, वो तभी अपन एग्जाम्पल के फॉर्म में पढ़ेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल। चले बेटा ना, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो एंट्रीज अभी हम लोगों ने समझी, अब इसी को अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अब देखिए, हम लोग बात कर रहे थे SnCl2 के बारे में, हमने उसका हाइब्रिडाइजेशन निकाला, फिर से वापस से रिवाइज कर लेते हैं इसको एक बार। बेटा कार्बन फैमिली का मेंबर है 4 + 2 6, 6 का हाफ किया 3, 3 का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन sp2, sp2 की आइडियल कंडीशन क्या होती है बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर। सेंट्रल एटम ने पोजीशन तैयार करी 3, साइड एटम कितने आए 2, तो एक बची हुई पोजीशन पे कौन आएगा, लोन पेयर। अब जरा ध्यान सुनना, इसके जो भी अरेंजमेंट है उसको पहले मैं 3D में आपको समझा देता हूं और फिर हम लोग उस पर बात करते हैं, ठीक है ना, ताकि हमें एनालिसिस हो सके कि भाई कहना क्या चाहते हैं। यहां पर ये जो SnCl2 का सेंट्रल एटम है SN10, उसने अपने आसपास बॉन्ड बनाने की कितनी पोजीशन तैयार करी, 3। वो 3 पोजीशन स्पेस में ऑटोमेटिकली एक अरेंजमेंट बनना के आती है, और वो अरेंजमेंट कैसा होता है बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर। ये आइडियल कंडीशन है। अब यहां पर कौन बैठा हुआ है, SN, और Cl कितने आ रहे बॉन्ड बनाने, 2, और जगह कितनी है, 3। तो एक Cl मान लो यहां आ गया, एक Cl यहां आ गया, यहां पर जो खाली जगह है वहां पर कौन आएगा, लोन पेयर। तो ये रेड कलर का जो आपको दिखा रखा है ये कौन है बेटा, लोन पेयर। अब मुझे बताओ,
मुझे दो तरह की ज्योमेट्री चेक करनी है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक और एक मॉलिकुलर। ये कौन सी ज्योमेट्री है, चेक कर लेते हैं। मुझे बताओ यहां पर Cl आए, यहां पर Cl आए, तो यहां बॉन्ड पेयर होगा कि नहीं होगा, होगा। यहां बॉन्ड पेयर होगा कि नहीं होगा, और यहां बॉन्ड कौन है, लोन पेयर। यहां इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, यहां इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, यहां इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन 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 का अरेंजमेंट क्या अभी भी ट्राइगोनल प्लेनर है या नहीं है, इसी को तो अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। और अब मुझे बताओ अगर मैं मॉलिकुलर ज्योमेट्री पे जाता हूं, तो मॉलिकुलर ज्योमेट्री में किसका अरेंजमेंट देखते हैं, इलेक्ट्रॉन का कि एटम का, इलेक्ट्रॉन का कि एटम का, एटम का। एटम कहां है, यहां है, कौन सा एटम है, Sn। यहां कौन है, यहां कौन है, यहां कोई एटम, यहां पर एटम नहीं है, एटम को हटा दो, क्योंकि एटम्स के अरेंजमेंट को देखना है, और एटम के अरेंजमेंट यहां यहां और यहां है। क्या ये वी शेप बन रहा है, ये लीनियर शेप है कि बेंड शेप है, तो वी शेप, बेंड शेप और एंगुलर शेप बोला जाता है इसको। कौन कौन सा शेप बोला जाता है बेटा, वी शेप, बेंड शेप और एंगुलर शेप। यहां नाम लिख रहा हूं, अभी आप लोग इसका डायग्राम बनाएंगे। वी शेप बोल सकते हैं, बेंड शेप बोल सकते हैं, या फिर इसका एक और नाम है एंगुलर शेप। ध्यान सुनते जाना अभी। अब मुझे बताओ आइडियली, आइडियली अगर यहां पर ये बराबर बराबर होता, तो बताइए ये एंगल ये एंगल ये एंगल आइडियली कितने के होने थे, 120 120 120 120 के कितने एंगल होते हैं इसमें, आइडियली 3, आइडियली 3। यहां पर कौन आया, लोन पेयर, यहां कौन आए, बॉन्ड पेयर। कल हमने बीएससी पीआर में 3 तरह के रिपल्शंस पढ़े थे, एक तो लोन पेयर, एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और एक बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। यहां पर कितने टाइप के रिपल्शन लग रहे होंगे, कौन कौन से, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर, 2 तरह के रिपल्शन है। क्या यहाँ लोन पेयर रिपल्शन है क्या, उसके लिए 2 लोन पेयर चाहिए, यहाँ तो एक ही है। तो मुझे बताइए अगर इसका डायग्राम बनाता हूं, तो यहां पर कौन आया, Sn। इसने अपने आसपास कितनी पोजीशन तैयार करी थी, 3 में से 2 पोजीशन पे कौन आ गया, Cl और Cl, और एक पोजीशन पे कौन आ गया, लोन पेयर। अब मुझे बताओ यहां पर ये लोन पेयर ये बॉन्ड पेयर, क्या यहां पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। यहां पर भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन लगेगा कि नहीं लगेगा बेटा, लगेगा। अच्छा मुझे बताओ यहां पर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, यहां लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में से ज्यादा ताकतवर कौन होता है, लोन पेयर। वो कल मैंने आपको बोला था जो ताकतवर होगा वो अपनी चलाएगा, और कमजोर को दुनिया में हमेशा एडजस्ट ही करना पड़ा है। ध्यान आ रहा है कुछ ऐसा, तो ये अपनी चलाएगा और कमजोर को क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब ये अपनी चलाएगा, मतलब ये ज्यादा धक्का देगा, रिपल्शन लगना इनके बीच में। तो जब ये धक्का देगा तो बताइए ये बॉन्ड पेयर ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे, नीचे। ध्यान सुनना, पहले ये एंगल कितने का था, 120, ये धक्का दिया, ये धक्का दिया, क्या एंगल 120 रहा, 120 से ज्यादा हुआ या 120 से कम हो गया, 120 से कम हो गया। इसका मतलब है ये वाला जो बॉन्ड एंगल आपको मिलेगा ना, ये हो जाएगा लेस देन 120 डिग्री। अब 120 से कम कुछ भी हो सकता है, 119 हो सकता है, 118 हो सकता है, 110 हो सकता है। हर मॉलिक्यूल की वैल्यू अलग अलग होगी, तो इसलिए हम हर की वैल्यू याद नहीं करेंगे। हम सिर्फ इतना बोलेंगे कि इन सभी में बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, लेस देन 120। क्या ये बात समझ में आ गई। अच्छा मुझे बताइए अब इसका जो यहां पर तो कौन है, लोन पेयर। तो जब आपको प्लेनर नॉन प्लेनर ये सब देखना होता है ना, तो आप एटम के अरेंजमेंट को देखते हो, क्लाउड के अरेंजमेंट को या इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट को नहीं देखते। यहां पर तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, हवा है एक तरह से, ठीक है ना, इसको हटा दो। मुझे बताओ ये स्ट्रक्चर प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है, प्लेनर की नॉन प्लेनर, प्लेनर। ये जो वी शेप है, वी आप कॉपी पे लिखते हो, ABCD FG HI JK L M N O P कॉपी पे अपन ये सब लिखते हैं तो कॉपी कैसा है, प्लेन है। तो ये जो ABCD टाइप का कोई भी शेप बनता है ना, ये कैसा होता है बेटा, प्लेनर। तो पहली बात ये स्ट्रक्चर कैसा होगा, प्लेनर। अच्छा प्लेनर है तो फिर अगला क्वेश्चन बनेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन द सेम प्लेन, 3। भैया ये तीनों एटम जो है ना, ये तीनों एटम किस पे होंगे, प्लेन पर होंगे। सेंट्रल एटम और 2 साइड एटम प्लेन पर है। अच्छा मुझे बताओ ये वाला एंगल आइडियली कितने का होना था, 120, धक्का लगा नीचे आया, धक्का लगा नीचे आया, ये एंगल 120 से कम हो गया। अब मुझे बताओ ये वाला एंगल कितने का है, 120, लेस देन 120 या मोर देन 120। मुझे बताओ मोर देन 120 के कितने एंगल है, कितने हैं, एक भी नहीं है। क्या बात समझ में आ गई। अरे यहां तो कुछ है ही नहीं ना बेटा, वहां तो हवा है, उसका एंगल कैसे निकालोगे। यहां कोई एटम होता तो आप काउंट कर पाते थे, यहां पर एक ही एंगल और वो कितने का बेटा, लेस देन 120। अच्छा मुझे बताओ SnCl2 में 120 के कितने एंगल है,
120 के 0। क्वेश्चन पूछता हाउ मेनी, आते हैं क्वेश्चन बेटा, हाउ मेनी एंगल्स ऑफ 120 डिग्री इन SnCl2, आंसर क्या जाएगा 0। अब बच्चा क्या करेगा, आम जिंदगी वाले जो बच्चे हो क्या करेंगे, SnCl2 का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा sp2, बोलेगा 3 एंगल है, क्योंकि sp2 में 120 के कितने एंगल होते हैं 3, जबकि sp2 में यहां पर 120 का कितना एंगल है 0, क्योंकि यहां पर रिपल्शन लग चुका है, डिस्टॉर्शन आ चुका है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला एग्जांपल लेते हैं। अगले एग्जांपल के फॉर्म में हमें जो केस समझना है, आइए उस पर बात करते हैं। तो अगला जो केस हम लोग ले रहे हैं, सपोज वो दिया CH4, या आपको दिया बेटा CCl4, या फिर आपको दिया NH4+, या फिर दिया PCl4+, एटसेट्रा। ये एग्जांपल्स लिए। अब जरा इनके हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे हम लोग, आइए उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले CH4 CCl4, ये दोनों हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वगैरह के टाइम पर, तो मैं अभी चार्ज वाला केस आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए ये जो NH4+ है, मान लीजिए ये जो NH4+ है, उसके ऊपर बात करता हूं, ध्यान सुनना और ध्यान समझना। कल मैंने चार्ज के बारे में आपको कहानी समझाई थी कि चार्ज को कैसे हम लोग अज्यूम करके चलते हैं। पहली बात, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना। मुझे बताइए सेंट्रल एटम एक है या एक से ज्यादा है? एक है। कल मैंने बोला था अगर एक से ज्यादा सेंट्रल एटम होते हैं तो हाफ B+M - C+ काम नहीं करेगा, वहां पर आपको सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर लगाना पड़ेगा। पर इसमें एक सेंट्रल एटम है, क्या हाफ B+M - C+ लगा सकता हूं? हाँ, चलिए लगाते हैं हाफ B+M - C+। बताइए मुझे, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट 4, प्लस को माइनस करेंगे, उल्टा करेंगे। क्यों? प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन आया कि गया, कितना इलेक्ट्रॉन गया? 1, तो -1। सॉल्व करने पर H का वैल्यू आएगा 4, 4 का मतलब sp3। क्या बात समझ में आ रही है? sp3। चलिए, अच्छा पोजीशन तैयार हुई, 4 साइड एटम भी आए 4, मतलब लोन पेयर यहां पर नहीं है। अच्छा, इसी को अगर डायग्राम से बनाओ सिग्मा प्लस लोन पेयर से, तो ध्यान सुनना, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5। अच्छा, चार्ज आ रहा है। अब चार्ज या तो सेंट्रल पे आएगा या साइड पे आएगा। बताइए चार्ज किस पे आएगा? सेंट्रल पे। साइड पे कब आएगा? ऑक्सी एनायन में। वो भी -1 आएगा कि -2 आएगा? -1। -2 वाला बॉन्ड नहीं बनाएगा, याद करिएगा। तो यहां पर नाइट्रोजन पे मैंने +1 लिखा। +1 का मतलब है नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन आया कि गया? 1 इलेक्ट्रॉन गया। कितने बचे? 4। बॉन्ड बनाने कौन आ रहा है? हाइड्रोजन। कितने आ रहे? 4। 1 2 3 और 4। क्या ये चारों बॉन्ड सिग्मा है या नहीं है बेटा? है। सिग्मा बॉन्ड 4, लोन पेयर 0, H का वैल्यू 4, और मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया? sp3। दोनों से आप सॉल्व करें, आंसर वही आएगा। तो आइए इसके ऊपर बढ़ते हैं। यहां पर ये जो NH4+ है, इसमें H की वैल्यू कितनी आ रही बेटा? 4। 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। sp3 की आइडियल कंडीशन होगी टेट्राहेड्रल। और बेटा टेट्राहेड्रल का जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ए के साथ 4 साइड एटम जुड़े हुए हैं। आइडियली इसका बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का होता है। कितने एंगल होते बेटा? 6 एंगल होते, याद करिएगा। यहां पर बोर्ड पे दिखेंगे 4, होते 6 हैं। याद करने की कोशिश करें, है ना। एक बार इसको 3D में बना लेते हैं ताकि हमें आगे की कहानी समझ में आ सके। ध्यान से देखिएगा, ये होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। सारे एंगल बराबर होते कि नहीं होते? होते हैं। चाहे ऐसे रख लू, चाहे ऐसे रख लू, चाहे ऐसे रख लू, कैसे भी रख लू, सारे एंगल बराबर है। गिनिएगा, पहला एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, चौथा एंगल, पांचवा एंगल, छठा एंगल। टोटल कितने एंगल है? 6। अच्छा मुझे बताइए, सेंट्रल एटम जो भी है, मान लो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन ने अपने आसपास बॉन्ड बनाने की कितनी पोजीशन तैयार करी? 4। क्या इन सब में 4 साइड एटम है कि नहीं है बेटा? है। तो एक साइड एटम यहां लगेगा, एक यहां लगेगा, एक यहां लगेगा, एक यहां लगेगा। क्या चारों साइड एटम एक एक पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? कर लेंगे। तो लोन पेयर आने के लिए जगह क्या बची बेटा? 0। चारों साइड एटम एक एक पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेंगे। क्या इसके टाइप को AB4L0 बोल सकते कि नहीं बोल सकते बेटा? बोल सकते हैं। ये इसकी कहानी है। अच्छा, जब लोन पेयर 0 है तो जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है वही मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी होगी, क्योंकि यहां भी इलेक्ट्रॉन है, यहां भी इलेक्ट्रॉन है, यहां भी इलेक्ट्रॉन है, यहां भी इलेक्ट्रॉन है। तो क्या इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल है कि नहीं है? और एटम यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, यहां है। क्या एटम का अरेंजमेंट भी टेट्राहेड्रल ही आ रहा है? हाँ, तो दोनों सेम है। इसके अलावा ये प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है? नॉन प्लेनर। क्यों है नॉन प्लेनर? ये एक लेवल आ रहा है 3 का, ये एक लेवल आ रहा है और ये अलग लेवल आ रहा है। मैक्सिमम एटम इन द सेम प्लेन,
3, ये तीनों एक प्लेन पे आएंगे। या फिर सामने से आइए तो ये ग्रीन, ये ब्लैक और ये सेंट्रल एटम भी एक प्लेन पे आएंगे, ये आउट ऑफ द प्लेन और ये इनसाइड द प्लेन। या ऐसे जाइए तो ये और सेंट्रल एटम एक प्लेन पे आएंगे, और या फिर ऐसे आइए तो ये ब्लू और सेंट्रल एटम एक प्लेन पे आएंगे। तो बेटा ये स्ट्रक्चर प्लेनर होगा कि नॉन प्लेनर होगा? नॉन प्लेनर। और आपसे पूछा जाएगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन द सेम प्लेन कितने हैं, तो आंसर कितना होने वाला है? 3। आगे बढ़ते हैं, एक और केस देख लेते हैं, फिर एक साथ लिख लेना सबको। आपको एग्जांपल दिया गया बेटा NH3, आपको एग्जांपल दिया बेटा NF3, आपको एग्जांपल दिया बेटा NCl3, आपको एग्जांपल दिया बेटा PCl3, आपको एग्जांपल दिया बेटा H3O+ एटसेट्रा। ये कुछ एग्जांपल है। सबसे पहले मान लीजिए मैं H3O+ को एज एन एग्जांपल लेके चल रहा हूं, ठीक है, बस हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए। वैसे हम समझेंगे अमोनिया के बारे में, NH3 के बारे में। मुझे बताइए इसमें सेंट्रल एटम कौन है बेटा? ऑक्सीजन। हाफ B+M C+A लगा रहा हूं। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है कि नहीं है बेटा? है। पॉजिटिव चार्ज को हमेशा सब्ट्रैक्ट करूंगा, सॉल्व करने पर H का वैल्यू क्या आएगा? 4। अच्छा मुझे बताइए ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते बेटा? 6। चार्ज किस पे आएगा, सेंट्रल पे या साइड पे? सेंट्रल कौन है यहां पर? ऑक्सीजन ही है। तो ऑक्सीजन पे आ गया +1। +1 का मतलब इलेक्ट्रॉन आया कि गया? कितना? 1 इलेक्ट्रॉन गया। अब हाइड्रोजन कितने आ रहे? 3 हाइड्रोजन और 1। क्या H का वैल्यू 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? आ रहा है। और H का वैल्यू 4 होने का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आएगा? sp3। तो बेटा आप H3O+ के लिए हमने बात करी कि H का वैल्यू 4 आ रहा है, H का वैल्यू 4 आएगा मतलब हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। sp3 की आइडियल कंडीशन की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, साइड एटम आ रहे 3, लोन पेयर आ रहा है 1, टाइप बन जाएगा AB3L1। अब इसी को अमोनिया के लिए अप्लाई करो। हमें पढ़ना मेनली ये है क्योंकि एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, तो इसको अपने को समझना मेन। क्या नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए? 5 + 3 8, 8 का हाफ किया 4, H का वैल्यू 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3 टेट्राहेड्रल। पोजीशन तैयार हुई 4, साइड एटम आए 3। तो 4 पोजीशन तैयार हुई थी, 3 साइड एटम आए, तो एक जगह पर कौन आएगा? लोन पेयर। अगर लोन पेयर आया तो इलेक्ट्रॉनिक और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री सेम होगी, अलग अलग आएगा बेटा? अलग। अब देखो क्या है यहां पर कहानी, नाइट्रोजन ने अपने आसपास बॉन्ड बनाने की कितनी पोजीशन तैयार करी? 4। 4 में से साइड एटम कितने आए? 3। तो एक साइड एटम मान लो यहां आ गया, एक साइड एटम यहां आ गया, एक साइड एटम यहां आ गया, तो बची हुई जगह पर कौन आ जाएगा? लोन पेयर। ध्यान से देखना, नाइट्रोजन ने अपने आसपास 4 पोजीशन तैयार करी, हाइड्रोजन यहां आया, यहां आया, यहां आया, और यहां पर कौन आ गया? लोन पेयर। अब मुझे बताओ ये जो लोन पेयर है, कलर चेंज कर देते, रेड कर देते, खतरे का निशान, देखने में सही लगेगा। तो ये ऊपर जो रेड कलर है ये कौन है बेटा? लोन पेयर। क्या जरूरी था कि लोन पेयर को यहीं लगाते या कहीं भी लगा सकते थे? सोचो, यहीं लगाना है या कहीं भी लगा सकते हैं? क्यों कहीं भी लगा सकते हैं? सारी पोजीशन सेम है। आप बोलो सर यहां लगा दो, लोन पे लगा लो, क्या परेशानी? ये लो वही बन गया, ठीक है ना? तो अपन लोन पेयर को कहीं भी लगा सकते हैं, बट समझाने में यहां से आसानी रहती है, इसलिए अपन यहां मान लेते हैं, ठीक है? अब मुझे बताओ इसके अंदर यहां लोन पेयर और यहां 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 कौन है बेटा? बॉन्ड पेयर। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की बात करता हूं पहले, जो कि टेट्राहेड्रल है, पर देख लीजिए यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर। क्या इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट अभी भी टेट्राहेड्रल आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? आ रहा है। और एक कौन सी ज्योमेट्री आती है? मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर में इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट देखते हैं या एटम का? एटम कहां कहां है बताइए मुझे? इस रेड पे कोई एटम है क्या? हटाओ इसको। यहां कोई एटम है क्या? हाँ, कौन है? नाइट्रोजन, सेंट्रल एटम। यहां कौन है? हाइड्रोजन। यहां कौन है? हाइड्रोजन। यहां कौन है? हाइड्रोजन। ये जो शेप बन रहा है इसमें कॉपी रख दो नीचे, पिरामिड बन रहा है क्या? एक कॉपी रखे नीचे तो क्या पिरामिड बन रहा है? हाँ, तो इसका नाम क्या कहलाएगा बेटा? पिरामिडल। नाम क्या हो जाता है इसका? पिरामिडल। ध्यान सुनिएगा। अच्छा मुझे बताइए ये जो पिरामिडल स्ट्रक्चर है ये प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है? प्लेनर की नॉन प्लेनर? कॉपी रख दी तो सब एक प्लेन पे है, लेकिन सेंट्रल एटम का लेवल अलग है। तो ये प्लेनर होगा या नॉन प्लेनर होगा? तो दिस इज नॉन प्लेनर। अच्छा नॉन प्लेनर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा बोलो खुद ही से? मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन द सेम प्लेन। क्या आंसर 3 होगा? ये साइड एटम, ये साइड एटम, ये साइड एटम सेम प्लेन पर और सेंट्रल एटम उस लेवल से ऊपर। अगर अभी समझ नहीं आया तो जीवन में कहीं समझ नहीं आएगा, ठीक है? अब आगे सुनिए, ये इस कहानी में अगला कहानी जो हमें समझना वो है बॉन्ड एंगल के बारे में। ध्यान सुनना, आइडियली ये सारे बॉन्ड एंगल कितने के होने थे? 109.5। 3 तरह के रिपल्शन बताए थे, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। यहाँ कितने टाइप के रिपल्शन है?
दो। कौन कौन से? लोन पेयर और सॉरी लोन पेयर, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। यहां से ज्यादा बेटर समझ में आएगा। बॉन्ड पेयर रिपल्शन है और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। यहां लोन पेयर रिपल्शन नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो दो लोन पेयर चाहिए होंगे। अच्छा मुझे बताइए, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में से ज्यादा ताकतवर कौन है? लोन पेयर। जो ताकतवर होगा वो अपनी, और कमजोर को एडजस्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब है ये लोन पेयर इसको देगा धक्का, ये धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा, धक्का इसको भी देगा, पर अपन 2D में नहीं दिखा पाएंगे। जब इसको धक्का देगा तो आइडियली एंगल कितने के होने थे? 109.5, पर धक्के की वजह से ये पास आने पड़ेंगे कि नहीं आने पड़ेंगे? आने पड़ेंगे। तो एंगल बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। किससे कम हो जाएगा? आइडियल एंगल से कम होगा। आइडियल एंगल कितने का? 109.5। और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? लेस देन 109.5। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? देखो इधर ध्यान से 3D में समझिएगा। ये लोन पेयर इसको धक्का देगा, इसको धक्का देगा, इसको धक्का देगा। जब इसने इसको धक्का दिया ये नीचे, जब इसने इसको धक्का दिया ये नीचे, जब इसने इसको धक्का दिया ये नीचे। इसका काम खत्म हो गया। हटा लो। क्या पिरामिड बनता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बेटा? दिख रहा है। अब मुझे बताओ ये एंगल कितने का? ये वाला एंगल कितने का? 109.5 से कम वाले कितने एंगल? तीन। कितने एंगल? तीन। एक, दो, तीन। ये वाला एंगल कितने का? है ही नहीं। यहां तो हवा है, याद रखिए, क्लाउड है, हवा है ना, इसको गिन नहीं देंगे। अच्छा 109.5 के कितने एंगल? जीरो। क्योंकि आइडियल कोई एंगल बचा ही नहीं, सब में डिस्टॉर्शन हो गया। ठीक है ना? अच्छा इसके अलावा ध्यान सुनना, इसका एंगल पूछा जाए लेस देन 109.5, इसका एंगल पूछा जाए लेस देन 109.5, लेस देन 109.5। लेकिन NH3 का एंगल लेस देन 109.5 तो सभी का है, लेकिन NH3 का पर्टिकुलर एग्जैक्ट एंगल आपको याद रखना है, और वो 160 डिग्री है। याद रखना है, ठीक है, इसको याद रखना है। ये NH3 का है, और NH3 का एंगल कितना है? 107 डिग्री। इसकी वैल्यू याद करनी है आपको। दो एंगल याद करने, एक तो अमोनिया और एक वाटर। ये दोनों एनसीईआरटी में दिए हुए, डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुके हैं कई बार। तो क्या ये 109.5 से कम है कि नहीं है बेटा? है। लेकिन इसका एग्जैक्ट एंगल कभी पूछे तो अपने को पता होना चाहिए कि इसका एग्जैक्ट एंगल कितना होता है? 107। मार्केट में एक कहावत चलती है, वो कहावत क्या है कि एक लोन पेयर जब आता है ना, तो बॉन्ड एंगल को 2.5 डिग्री से कम कर देता है। कितने से कम कर देता है? यहां से यहां गए तो कितने से कम हुआ? 2.5 से तो कम हो रहा है। तो एक लोन पेयर आएगा तो बॉन्ड एंगल कितने से डिक्रीज होगा? 2.5 डिग्री से। ये बात सिर्फ अमोनिया और वाटर के लिए लगाना, और कहीं मत। ये जो कहावत मार्केट में चलती है फॉल्स है, पहली बात तो। ये दो जगह चल जाएगी। कहां कहां? अमोनिया, और इसके बाद पड़ेंगे वाटर। और आपको इन्हीं दोनों के एंगल याद रखने होते हैं, तो उनके लिए आप इस बात को याद रख सकते हो। वरना सीधे सीधे इतना याद रखने से अच्छा एंगल ही याद कर लो कि 109.5 से ये कितना हो जाएगा? 107, और वाटर होता है 104.5। ये दो एंगल आपको याद रखने पड़ेंगे। इसको नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं। घर जा, तबीयत खराब है, घर जा, यहाँ पे करे बेटे, मतलब तो है मेरी।
लिख लिया भाई सबने? जल्दी लिखा फटाफट। चलिए बेटा ना, अब इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 2-3 केसेस हम लोगों ने पढ़े, केस नंबर 5 तक पढ़ा। देखो इसमें पहले हमने टेट्राहेड्रल को पढ़ा विदाउट लोन पेयर, फिर हमने टेट्राहेड्रल को पढ़ा विद 1 लोन पेयर, अब टेट्राहेड्रल पढ़ना है हमको विद 2 लोन पेयर। ठीक है, तो आइए उसके ऊपर चलते हैं। यहाँ पर फिर से एक बार कॉलम्स ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगा बेटा सीरियल नंबर, फिर आ जाएगा एच, फिर आ जाएगा सिग्मा, फिर आ जाएगा लोन पेयर, फिर आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, फिर आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, फिर आ जाएगा मॉलिकुलर ज्योमेट्री, उसके बाद बॉन्ड एंगल और उसके बाद एग्जाम्पल। सबसे पहले इसको हम लोग अगेन 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला पार्ट यहां पर आ जाएगा जिसमें हम केस नंबर 6 पढ़ लेंगे, उसके बाद अगले केस में हम लोग केस नंबर 7 पढ़ेंगे और उसके बाद केस नंबर 8 पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर आ गया केस नंबर 6, केस नंबर 7, केस नंबर 8। एग्जाम्पल्स रिप्रेजेंट कर रहा हूं इनके, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपको एग्जाम में दिया गया बेटा वाटर, मान लीजिए एग्जाम में दिया गया बेटा OF2, मान लीजिए एग्जाम में दिया गया बेटा आपको NH2 माइनस एटसेट्रा, ऐसा कोई भी एग्जाम्पल दिया गया और इसमें बोला गया कि आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें वाटर को, लेकिन पहले चार्ज वाले केस को समझते हैं एक बार। बेटा नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। हाइड्रोजन मोनोवेलेंट है या नहीं है बेटा? है। तो 5 + 2 कितना हो गया? 7। नेगेटिव चार्ज सब्ट्रैक्ट होगा कि ऐड होगा? ऐड होगा। तो 7 + 1 8 और 8 को हाफ किया तो 4। तो H का वैल्यू आ गया 4। 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। बेटा पोजीशन कितनी तैयार करी गई है? 4। साइड एटम कितने? 2। तो बेटा 2 पोजीशन साइड एटम आएंगे और 2 कौन आएंगे? लोन पेयर। टाइप बन जाएगा AB2L2 टाइप का। अच्छा, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो जो अरेंजमेंट बन के आएगा आइडियल, जिसको इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बोलते हैं, उसको क्या बोला जाएगा बेटा? टेट्राहेड्रल। ये तो पक्की बात है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अब यहां पर जो लोन पेयर आया उसकी वजह से मॉलिकुलर ज्योमेट्री जो है वो चेंज होगी। आइए उस पर बात करते हैं। सेंट्रल एटम मैंने किसको माना बेटा? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन ने अपने आसपास बॉन्ड बनाने की कितनी पोजीशन तैयार करी? 4। 4 में से 2 पोजीशन पे कौन जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन। और बची हुई 2 पोजीशन पे कौन आएगा? लोन पेयर। अब जरा ध्यान से देख के बताइए, इस डायग्राम को देख के पहले 2D में समझ लेते हैं। यहां पर कितने टाइप के रिपल्शन है? तीनों रिपल्शन है। क्या यहां बॉन्ड पेयर है? क्या यहाँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर है? क्या यहाँ लोन पेयर है? हाँ। सबसे तगड़ा कौन होगा? लोन पेयर। तो बेटा ये सबसे तगड़ा रिपल्शन है, तो सबसे पहले इस पे बात होगी। सबसे पहले क्या लगेगा? लोन पेयर रिपल्शन। बेटा ये मजबूत है, अपनी चलाएगा। तो बेटा ये लोन पेयर बताइए रिपल्शन की वजह से पास आएंगे कि दूर जाएंगे? तो ये इधर खसकेगा, ये इधर खसकेगा। जब ये इधर आएगा और ये इधर आएगा तो ये किसके ऊपर रिपल्शन लगाएगा? इस बॉन्ड पेयर पे। तो ये लोन पेयर लगाएगा बॉन्ड पेयर पे रिपल्शन, और ये लोन पेयर लगाएगा इस बॉन्ड पेयर पे रिपल्शन। इसकी वजह से मुझे बताइए ये एंगल बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो बॉन्ड एंगल आपको कितने का मिलेगा? लेस देन 109.5 डिग्री का मिलेगा, क्योंकि आइडियली टेट्राहेड्रल का एंगल कितने का होना था? 109.5। तो एंगल उससे कम हो गया। पर एक बात बताओ, यहां पर एंगल लेस देन 109.5 था, इसमें 109.5 से लेस था, यहां पर भी 109.5 से लेस है। ज्यादा लेस कहां पर होगा? पहले वाले डायग्राम में या इसमें? इसमें। क्यों? हाँ, यहां ज्यादा रिपल्शन लग रहा है और इसलिए यहां वहां पर भी लेस देन 109.5 था, यहां पर भी लेस देन 109.5 होगा, लेकिन यहां पर जो एंगल में चेंज आएगा, डिक्रीज आएगा, वो ज्यादा आएगा। इसका बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली मिलता है 104.5 डिग्री, और वहां कितने का था? 107 का, 107। अच्छा जरा ये डायग्राम देखिएगा। ये डायग्राम जो बन के आ रहा है OHH, ये कैसा बनेगा बेटा? बी शेप। ध्यान सुनना, इसका शेप भी बनेगा, अभी 3D में भी समझाता हूं। इसका नाम वापस से क्या बनेगा बेटा? वी शेप, या फिर क्या बोलेंगे बेटा? बेंड शेप, या फिर क्या बोलेंगे बेटा? एंगुलर शेप।
और वी शेप कॉपी पे बनाते हो कि नहीं बनाते हो? बनाते हो। तो ये कैसा होगा? प्लेनर। कैसा होगा? प्लेनर। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा प्लेनर और पूछा जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन द सेम प्लेन, तो आंसर विल बी 3। एक बात समझ लो क्लियरली, कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल में अगर 2 एटम हो, कितने एटम? जैसे HF, HCl, O2, N2, H2, और या फिर 3 एटम हो, कितने एटम? जैसे SnCl2, SO2, H2O, OF2, कितने एटम है इसमें? 3। कभी भी 2 एटम हो, कभी भी 3 एटम हो, हमेशा प्लेनर ही होता है। 2 एटम वाला मॉलिक्यूल और 3 एटम वाला मॉलिक्यूल हमेशा प्लेनर होगा। इधर देखो 2 एटम है, मतलब इधर और इधर जुड़ा होगा। अब वो 2 एटम चाहे ऐसे जुड़े हो, ऐसे जुड़े हो, ऐसे जुड़े, ऐसे जुड़े, कैसे भी जुड़े हो, वो आएगा प्लेन पे ही। ऐसे 3 एटम होंगे जब, तो 3 एटम कैसे होंगे? एक तो सेंट्रल एटम होगा और 2 उससे साइड एटम होंगे। अब वो साइड एटम ऐसे रख दो, ऐसे रख दो, ऐसे रख दो, कैसे भी रख दो, जिधर से भी देखोगे वो कहीं ना कहीं से तो प्लेन पे आएगा ही आएगा। और 3 एटम जब भी होते हैं ना, तो शेप या तो लीनियर होता है। 3 एटम जब भी होते हैं तो शेप क्या होता है? और या फिर या तो लीनियर या बेंड, या लीनियर या बेंड, बस इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं। तो 2 एटम वाले मॉलिक्यूल और 3 एटम वाले मॉलिक्यूल हमेशा क्या मिलेंगे आपको? प्लेनर। इधर देखेंगे ध्यान से, इसमें कितने एटम है? इसमें कितने? इसमें कितने? 3 एटम। 2 और 3 एटम वाले हमेशा क्या मिलेंगे बेटा? प्लेनर। हाँ, अगर 4 एटम हो, 4 से ज्यादा एटम हो, तो प्लेनर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन 2 और 3 वाले तो पक्के आपको क्या मिलेंगे बेटा? प्लेनर, है ना? या तो लीनियर होगा या बेंड शेप होगा। अच्छा, एक और बात समझे, इसको जरा 3D में इमेजिन करवाता हूं, एक बार ध्यान से देखिएगा, ध्यान समझिएगा कैसा ये डायग्राम बन के आता है। बेटा, ऑक्सीजन ने अपने आसपास बॉन्ड बनाने की कितनी पोजीशन तैयार करी? 4। और वो 4 पोजीशन कैसी दिख रही है आपको? टेट्राहेड्रल। मान लो ये और ये, इसको, ये ब्लैक और ब्लैक को आप मान लो लोन पेयर है। 2 लोन पेयर लगाने थे, यहां लगा दिए। लोन पेयर ने जो भी रिपल्शन विपल्शन मारना था वो मार दिया। मुझे क्या चाहिए? मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में एटम का अरेंजमेंट देखना। यहां कौन है? लोन पेयर। यहां कौन है? लोन पेयर। यहां कौन है? ऑक्सीजन। यहां कौन है? हाइड्रोजन। यहां कौन है? हाइड्रोजन। उसको हटा दो, ठीक है ना? इसके अलावा अब मुझे बताओ, प्लेनर था कि नॉन प्लेनर था? प्लेनर। अब ये जो लोन पेयर है और ये लोन पेयर है, ये एक दूसरे को धक्का मारेंगे और फिर ये इसको भी धक्का मारेंगे, तो इनका एंगल क्या हो जाएगा? लेस देन 109.5। ये बात अपने को समझनी थी यहां पर, तो ये कंडीशन आ जाती है। नोट डाउन करें इसे। अच्छा, पहले मैं आगे के केसेस भी बता देता हूं, उसको लिख लेना एक साथ। इसका बाद वाला केस समझ लो, फिर एक साथ लिखना। मान लो आपको एग्जाम्पल दिया PCl5, AsF5, AsF5, और एक दे दिया बेटा SbF5। मान लीजिए ये कुछ केसेस आपको दिए गए, ठीक है? यहां पर सेंट्रल एटम कौन है बेटा? फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। ये ग्रुप 15 के मेंबर है। नहीं पढ़ना ऐसा सब्जेक्ट बायो, और उसके पेंटा हेलाइड लिए, या तो पेंटा क्लोराइड लिया या पेंटा फ्लोराइड लिया। फास्फोरस ग्रुप 15 का मेंबर है। ग्रुप 15 के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5, और 5 मोनोवेलेंट साइड एटम भी है, तो 5 + 5 10, 10 का हाफ किया 5। तो यहां पर H का वैल्यू 5 आया। जब भी H का वैल्यू 5 आएगा, हाइब्रिडाइजेशन बोलिए कौन सा होगा? sp3d। sp3d की आइडियल अरेंजमेंट क्या होगा? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। सेंट्रल एटम में अपने आसपास एक तो ट्राइंगल बनाएगा। ये ट्राइंगल किस पे होगा? प्लेन पर। प्लेन पर। तो ट्राइंगल के आसपास 3 साइड एटम तो प्लेन पर आएंगे, और 2 पोजीशन जो बननी है, 5 में से 3 पोजीशन तो बन गई। 2 कैसी बनेगी? प्लेन से बाहर और प्लेन से अंदर। प्लेन से बाहर वाली पोजीशन और अंदर वाली पोजीशन को अपन को 2D में ऐसे दिखाना पड़ेगा। ये जो येलो कलर की पोजीशन है, याद करिए, इसको हमने नाम दिया था एक्सियल पोजीशन। और ये जो पिंक कलर की पोजीशन है, इसको हमने नाम दिया था बेटा इक्वेटोरियल पोजीशन। अच्छा, सेंट्रल एटम ने अपने आसपास कितनी पोजीशन तैयार करी? 5। साइड एटम कितने आ रहे? 5। तो लोन पेयर की जगह हो जाएगी 0। 5 साइड एटम आएंगे। क्या ये AB5L0 टाइप का केस है या नहीं बेटा? है। और क्योंकि लोन पेयर नहीं है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है वही मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी होगी। अच्छा, ये स्ट्रक्चर 3D में कैसा दिखता है, तो आइए उसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। बेटे, यहां पर
ये आपने बना दिया जो पर्पल कलर की पोजीशन है, 3B बना दिए, और बीच में कौन है बेटा, ए, इसको यहां पर रख दिया। ये तीनों पोजीशन जो है, ये कौन सी पोजीशन है, इक्वेटोरियल। ये कौन सा आ गया, एक्सियल, और ये कौन सा आ गया, एक्सियल। और इस ये बेस जो है, प्लेन जो है, वो ट्राइंगल का बना हुआ है, और इसको जब ज्वाइन करूंगा तो एक पिरामिड ट्राइंगल के ऊपर बनेगा और एक पिरामिड ट्राइंगल के नीचे बनेगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अच्छा, इसमें इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल का एंगल 120, 3 एंगल। एक्सियल इक्वेटोरियल का एंगल 90, 6 एंगल, 3 ऊपर वाला 3 नीचे। और एक्सियल एक्सियल का एंगल 180 का 1 एंगल। प्लेनर की नॉन प्लेनर, मैक्सिमम एटम इन द प्लेन 4। ये दोनों को हटा दें, बाकी जो भी पर्पल कलर से दिख रहा है वो सब एक ही प्लेन के हैं। तो आइए इस पे बात कर लेते हैं। एंगल की बात करूं तो इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल का एंगल 120 डिग्री का 3 एंगल्स आएंगे। उसके अलावा इक्वेटोरियल एक्सियल का 90 डिग्री के 6 एंगल्स आएंगे, और उसके अलावा एक्सियल एक्सियल का 180 डिग्री का एक एंगल यहां पर आएगा। और हम लोग बात करें तो स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है बेटा, नॉन प्लेनर। और पूछा गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन द सेम प्लेन, तो आंसर हो जाएगा 4। पहले ये दोनों केसेस लिखे, फिर बढ़ते हैं अगले केस पे।
चलिए बेटा ना, अब यहां पर ध्यान देंगे इन दो केसेस को डिस्कस करने के बाद जो थर्ड नंबर पे केस है, या फिर हम बोले तो केस की लिस्ट में 8th नंबर का जो केस है, वो ध्यान सुनना, ध्यान समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है 8th नंबर का। इस केस के बारे में मार्केट में कुछ गलत बातें चलती हैं, तो पहले उसको समझना बहुत जरूरी है कि इसमें क्या सही है क्या गलत है और क्या क्या प्रॉब्लम्स है मार्केट में ना। इसका मतलब आप मजे लेने वाला केस है ये, वो मार्केट में जाकर किसी के भी कभी भी मजे ले सकते हो इससे, ठीक है ना। इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन आपके कंपटीशन में है और कौन आपके कंपटीशन में नहीं है, ठीक है। तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं। चलिए आइए बात करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले जो केस आपको दिया गया वो क्या है बेटा, SF4, ठीक है। SF4 में या SeF4 में बेटा सल्फर सेलेनियम एक ही ग्रुप के मेंबर है। ग्रुप नंबर कौन सा है इनका, 16। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। 6 + 4 10, 10 का हाफ किया 5। H का वैल्यू 5 आया, इसका मतलब हाइब्रिडेशन होगा sp3d, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। सेंट्रल एटम सल्फर ने अपने आसपास बॉन्ड बनाने की कितनी पोजीशन तैयार करी, 5। साइड एटम कितने आए, एक क्या आएगा, लोन पेयर, एक लोन पेयर आ गया। अच्छा कल मुंबई जीत गई है, सीधे 8वें नंबर से तीसरे नंबर पे है ना, सीधे ऊपर है। मैंने कब बोला था, तुमने बोला था कि आरसीबी जीतेगी, मैंने बोला जीत जान दो, कोई भी जीत जाए क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। हाँ फिक्स था, बहुत बढ़िया, फिक्स फिक्स सब फिक्स है, सब फिक्स है। आरसीबी को हारने का पैसा मिलता है, ठीक है ना, बढ़िया फिक्स है, बहुत बढ़िया, मजे लेते रहो जीवन के। SF4, ठीक है। अब देखो यहां पर सेंट्रल एटम ने बॉन्ड बनाने की कितनी पोजीशन तैयार करी, 5। 5 में साइड एटम कितने आए, 4। तो एक क्या आएगा बेटा, लोन पेयर। अब पहली बात क्या है यहां पर कि इससे पहले जब लोन पेयर आया था, जैसे यहां पर लोन पेयर आया था sp3 में, sp3d की बात नहीं कर रहा हूं, इससे पहले sp3 या sp2 या sp में अगर लोन पेयर आता तो लोन पेयर आपकी जहां मर्जी आ रही थी वहां रख देते आप। क्यों, क्योंकि sp2 में ज्योमेट्री कौन सी बनती है, ट्राइगोनल प्लेनर, सारी पोजीशन बराबर होती है। sp3 में टेट्राहेड्रल में लोन पेयर जहां मर्जी है वहां रख दो, क्योंकि सारी पोजीशन सेम होती है। लेकिन यहां पर sp3d में सारी पोजीशन सेम है या यहां पर अलग अलग पोजीशन है बेटा, अलग अलग पोजीशन है। तो आपके पास जो लोन पेयर आ रहा है ना, आप उस लोन पेयर को ऐसा नहीं कि कहीं भी रख सकते हो। अपने घर की खेती नहीं है कि उठा के लोन पेयर को कभी इक्वेटोरियल पर रख दिया, कभी एक्सियल पे। यहाँ पर फसल अपने को समझना पड़े कौन सी फसल उगेगी यहाँ पर, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर लोन पेयर ऐसा नहीं कि जहां मर्जी आए वहां उठा के रख दिया, पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि लोन पेयर को रखा कहां पर जाए, क्योंकि पोजीशंस अलग अलग है। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि लोन पेयर को इक्वेटोरियल पे रखना है या एक्सियल। क्या किसी को जानकारी कहां रखा जाता है, एक्सियल, बहुत बढ़िया, कौन बोला, और किसी को कुछ पता है, लोन पेयर को इक्वेटोरियल पे रखते हैं। कहां रखते हैं, इक्वेटोरियल पे। क्यों रखते हैं, छोड़ो, समय व्यर्थ ना करें, सुने इधर ध्यान देना। ये रही 3 पोजीशन अपने पास। ये 3 पोजीशन कौन सी है, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। और ये पोजीशन कौन सी है, एक्सियल। और ऐसी एक और पोजीशन कौन सी होगी, एक्सियल। ध्यान सुनना मेरी बात। लोन पेयर को उस पोजीशन पर रखा जाएगा या उस जगह पर रखा जाएगा जहां पर नंबर ऑफ डोमिनेंट रिपल्शन कम लगते हैं। क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ डोमिनेंट रिपल्शन कम लगते हैं, क्योंकि रिपल्शन कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। अब सर रिपल्शन बोलते तो ठीक है, आपने यहां पर एक शब्द इस्तेमाल करा डोमिनेंट रिपल्शन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि बेटा जब आप रिपल्शन को काउंट करते हैं ना, तो जैसे मान लो 2 एटम, ये सेंट्रल एटम है, ये साइड एटम है, साइड एटम है, इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये एंगल मोर देन 90 है कि लेस देन 90 है, लेस देन है 90 डिग्री, या फिर लेस देन 90 डिग्री पर लगने वाले रिपल्शन को डोमिनेंट रिपल्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, डोमिनेंट रिपल्शन। लेकिन अगर एंगल ऐसा है तो ये 90 डिग्री है या मोर देन 90 डिग्री है बेटा, मोर देन है। रिपल्शन यहां भी है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो रिपेल ही करेंगे, अट्रैक्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये रिपल्शन डोमिनेंट रिपल्शन की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो आपको लोन पेयर को ऐसी जगह रखना है जहां पर डोमिनेंट रिपल्शन की क्वांटिटी कम हो, क्योंकि रिपल्शन कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। आइए उसको चेक करते हैं। आपके पास इस केस में कितना लोन पेयर है, एक। अब उस लोन पेयर को आप कहां कहां रख सकते हो, सोचिए।
या तो उस एक लोन पेयर को इक्वेटोरियल या इक्वेटोरियल में से किसी एक इक्वेटोरियल पे रख दोगे, या उस लोन पेयर को एक्सियल या एक्सियल में से किसी एक एक्सियल पे रख दोगे। चेक करते हैं दोनों पे डोमिनेंट रिपल्शन। मान लो मैंने लोन पेयर को कहां रखा, एक्सियल। ये रिपल्शन कितने का है? क्या ये डोमिनेंट है? 90 या उससे कम वाला डोमिनेंट। कितना डोमिनेंट? एक। गिनते जाना। डोमिनेंट है ये भी। गिनना है लेकिन डोमिनेंट को गिनना है, सबको नहीं गिनना है। यहां लोन पेयर और ये वाला जो एटम है ये एंगल कितने का है? 180। ये डोमिनेंट नहीं है। तो बताइए अगर लोन पेयर को एक्सियल पे रखते हैं तो कितने डोमिनेंट रिपल्शन लगते हैं? 1 2 3। याद रखिएगा 3। अब लोन पेयर को मैंने कहां रखा? इक्वेटोरियल। अभी ये इक्वेटोरियल है, ये एक्सियल था, इक्वेटोरियल पे रखा। मुझे बताइए अगर इक्वेटोरियल पे रखा तो ये रिपल्शन कितने का है? क्या ये 90 या उससे कम है कि ज्यादा है? ज्यादा। ये डोमिनेंट में काउंट नहीं होगा। यहां पर रखा तो ये वाला भी डोमिनेंट में काउंट नहीं होगा। रिपल्शन तो लगेगा, ये थोड़ा नीचे आएगा, जरूर आएगा, लेकिन ये डोमिनेंट नहीं है, तगड़ा रिपल्शन नहीं है। यहां रखा तो ये डोमिनेंट है, यहां लोन पेयर अभी, और इससे ये वाला जो एटम है क्या वो भी डोमिनेंट होगा? हाँ। तो यहां रखने पर डोमिनेंट कितने लग रहे हैं? 2। और यहां रखने पर डोमिनेंट लग रहे हैं 3। यहां रखने पर रिपल्शन ज्यादा है या कम है? कम है। जहां पर रिपल्शन कम लोन पेयर वहीं आएगा, क्योंकि रिपल्शन कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि लोन पेयर को कौन सी पोजीशन पे रखना है, इक्वेटोरियल या एक्सियल? बेटा इक्वेटोरियल। और एक बात दिमाग में फिट कर लो, जितने भी केसेस आप पढ़ोगे जिनमें एक्सियल और इक्वेटोरियल नाम आता है, लोन पेयर इक्वेटोरियल पे आएगा। किस पे आएगा? ये आपको जुगाड़ बता दिया, कॉन्सेप्ट क्या था वो मैंने अभी आपको समझाया। आगे जो केसेस बनेंगे उनमें भी, मतलब अभी 5-6 केसेस पढ़ने आपको ऐसे, उनमें से मैं 2-3 केसेस आपको बता दूंगा इसी तरीके से। बाकी सारे केसेस में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैंने आपको हिंट दे दिया किस पे आएगा, इक्वेटोरियल पे। चेक करने का तरीका यही होता है। अब एक बात देखो, लोन पेयर को इक्वेटोरियल पे रखना है, ध्यान से देखते हैं ना, अभी डायग्राम मत बनाना। ये आ गया लोन पेयर, क्योंकि ये तीनों पोजीशन कौन सी है बेटा? इक्वेटोरियल। मैं चाहे यहां रखता, चाहे यहां रखता, चाहे यहां रखता, यहां से समझाना आसान है इसलिए यहां रख दिया। अब मुझे बताओ लोन पेयर आपने कहां रखा? इस जगह पर। इस जगह पर लोन पेयर को रखा तो ये बॉन्ड पेयर को, ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? तो बेटा ये इधर लोन पेयर बैठा हुआ है, ये सीधा रहेगा या पीछे की तरफ जाएगा? पीछे की तरफ। तो इधर की जो लाइन है वो सीधी नहीं बनाऊंगा, लाइन बनेगी बेंट। ये लाइन बेंट बनेगी, थोड़ी सी ऐसी बेंट शेप में बनेगी। यहां फ्लोरीन, यहां फ्लोरीन, यहां फ्लोरीन और यहां फ्लोरीन। ये आपका डायग्राम किसका बन गया बेटा? SF4 का। जरा सुनते जाइएगा अभी ध्यान से। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये समझ लो इसका खोपड़ा है, ठीक है? इसको ऐसे पकड़ के यूं घुमा दो, घुमा दिया। ये जो डायग्राम बनेगा घूमने के बाद, देखते रहना है ना कैसा बनेगा। ये डायग्राम घूमने के बाद ऐसा बन गया है। ठीक है ना? ये डायग्राम कैसा दिखेगा? ऐसा। ये जो डायग्राम बन रहा है इसमें ये आपका ट्राइंगल था और ये सीधी लाइनें होनी थी, लोन पेयर के बेंट होने की वजह से थोड़ी सी झुक गई ऐसा। ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसमें से अभी मैं ये लाइनें हटा देता हूं वापस से। अभी ये स्ट्रक्चर जो बन रहा है इसको ध्यान देना, ये स्ट्रक्चर कहलाता है सीसॉ। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? हीना चॉल्वे। ये वाला सीसॉ है, नदी वाला सी वाला नहीं है। सीसॉ का मतलब क्या है? सीसॉ होता है झूला। ये झूला कैसा है ध्यान सुनिएगा। बचपन में झूला झूलने जब जाते थे तो ये समझ लो झूला जो है स्टैंड गड़ा हुआ जमीन में, लोहे गड़े हुए हैं, पोल्स। इस झूले को क्या बोलते हैं बेटा? सीसॉ। एक इधर बैठ गया, एक उधर बैठ गया, टेंटू 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 चल रहा है ना। ये झूला कौन सा कहलाता है बेटा? सीसॉ। तो ये जो ज्योमेट्री आपके सामने बन के आ रही है ना, इस ज्योमेट्री का नाम क्या बोला जाएगा बेटा? सीसॉ। पहली बात ध्यान सुनिएगा, सीसॉ। इसका एक और नाम है, और इसका जो दूसरा नाम है वो नाम है बेटा डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। अब ये डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल का मीनिंग क्या उसको भी समझते थोड़ी देर के बाद। अभी मैं इसका डायग्राम
पहले आपको 3D में समझाता हूं, ध्यान से सुनना और ध्यान समझते जाना। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, मैंने आपको पहले बोला मार्केट में इसके बारे में बहुत गलत बातें कुछ चलती हैं, वो भी हमें ये भी समझेंगे धीरे धीरे, लेकिन पहले डायग्राम देखिए। ये आपका बन गया इक्वेटोरियल 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 पोजीशन, ये बन गया एक्सियल, और यहां पर भी कौन है बेटा, एक्सियल। ठीक है, अब एक बात बताओ, लोन पेयर अपन ने सपोज यहां रख दिया, ये रेड वाले पे कौन रख दिया, लोन पेयर। ये लोन पेयर इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, देखते हैं ना, तो रिपेल करेगा तो ये पीछे आएगा और ये भी पीछे आएगा, ऐसा ही है। अब इस लोन पेयर को थोड़ी देर के लिए गायब कर दो, इमेजिन कर लो लोन पेयर हटा रहा हूं मैं, ठीक है ना, देख लो लोन पेयर गायब होने के बाद ये डायग्राम कैसा दिख रहा होगा, ऐसा है। अब इसमें ये जो दोनों ब्लैक कलर के मार्कर है ना, ये ब्लैक कलर के मार्कर और ये जो ग्रीन और ब्लू, ये ब्लैक और ब्लैक का जो लेवल है ये वाला, ये बराबर लेवल है, और ये ब्लू और ग्रीन का ये वाला जो लेवल होगा, ये वाला प्लेन जो होगा वो बराबर होगा, ठीक है। पर इनकी जो डेप्थ है और इनकी जो डेप्थ है वो अलग अलग है, मतलब 1 2 3 4 ये सारे एक लाइन में नहीं आ रहे होंगे, ये दोनों थोड़े पीछे हैं और ये ब्लैक वाले थोड़े आगे की तरफ है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? तो ये डायग्राम को मैं रीअरेंज करता हूं, ये दोनों थोड़े पीछे की तरफ है, इन दोनों का लेवल बराबर है, इस ब्लैक वाले का लेवल इनके गहराई से थोड़ा उधर है, और ये ब्लैक और ये ब्लैक एक ही लाइन में आ रहे होंगे, लेकिन इनकी गहराई इन दोनों से थोड़ा पीछे की तरफ है। अभी ये स्ट्रक्चर को मैं ऐसे बना देता हूं, वापस से देखिएगा, मेरे को सीसो क्योंकि समझाना है आपको। ये डायग्राम कुछ ऐसा बन के आता है, ध्यान देखिएगा, ये दोनों थोड़े पीछे हैं, ये दोनों थोड़े आगे की तरफ है, और ये दोनों को अपन ने गाड़ दिया जमीन में, इसको और इसको स्टैंड हो गए, और ये स्टैंड हो गए, एक जन इधर बैठा है, ये थोड़ा हवा में रहता है, एक जन इधर बैठा और दोनों झूला झूल रहे हैं। ये कौन सा बन गया, सीसॉ, ठीक है। अब इस डायग्राम को देखकर बताओ ये प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है, प्लेनर की नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर। क्यों है नॉन प्लेनर? कितने लेयर्स हैं इसमें, 3, 1 2, सेंट्रल एटम और आगे 1 2 3, तो ये कैसा है, नॉन प्लेनर। पहली बात ध्यान सुनना, ये स्ट्रक्चर कैसा है, नॉन प्लेनर। अगर ये नॉन प्लेनर तो अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन द सेम प्लेन, बताइए कितना है, 3। सेंट्रल को मत भूलो। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे काटा 1 2 और सेंट्रल भी तो उसी प्लेन में आएगा, और अगर ऐसे काटा तो 1 2 और सेंट्रल भी तो उसी प्लेन में आएगा, तो सेंट्रल एटम भी उसी प्लेन पे आएगा, मैक्सिमम एटम इन द प्लेन 3। ध्यान समझते जाना, ठीक है। अब आगे बात सुनिएगा, नाम क्या बोला मैंने, सीसो। सीसो का डायग्राम मैंने समझा दिया आपको, ये दोनों जमीन में गड़े हुए और इधर उधर झूलने वाले बैठे हुए। दूसरा नाम क्या बोला, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। क्या अभी थोड़ी देर पहले हमने टेट्राहेड्रल नाम पढ़ा था? टेट्राहेड्रल के अंदर जो केस बनता है, मॉलिक्यूल देखो, क्या ये मॉलिक्यूल AB4 टाइप का था कि नहीं था? ये मॉलिक्यूल भी क्या देखने में AB4 जैसा दिख रहा है? तो साइड एटम अगर 4 हैं तो 4 साइड एटम में कायदे से जो डायग्राम बनना चाहिए वो टेट्राहेड्रल बनना चाहिए। लेकिन अगर वो रेगुलर टेट्राहेड्रल होगा, आइडियल टेट्राहेड्रल होगा, तो बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री के होने चाहिए, और इसके बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री के। ये टेट्राहेड्रल जैसा तो कतई नहीं दिख रहा है। टेट्राहेड्रल होता तो ये डायग्राम ऐसा होता। हाँ, सेंट्रल एटम 1 है, साइड एटम 4 है। CH4 में भी 4 साइड एटम होते हैं, SF4 में भी 4 साइड एटम है, लेकिन ये डायग्राम देखने में टेट्राहेड्रल जैसा नहीं है। ये रेगुलर टेट्राहेड्रल, आइडियल टेट्राहेड्रल नहीं है, इसको कहेंगे बिगड़ा हुआ टेट्राहेड्रल, और इसीलिए इसका नाम क्या कहलाएगा बेटा, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। अब जरा बॉन्ड एंगल की बात करता हूं, मुझे बताइए यहां पर कौन लगा हुआ है, लोन पेयर। ध्यान रखना, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, और यहां पर एक लोन पेयर है। लोन पेयर ने ये स्ट्रेट थे, एक्सियल और एक्सियल। लोन पेयर यहां था, उसने इसको धक्का दिया तो पीछे गया। लोन पेयर यहां था, इसको धक्का दिया पीछे गया। मान लो ये सीधा होता, ब्लैक और ब्लैक, मान लो ये ब्लैक और ब्लैक सीधा होता, तो ये एंगल कितने का होता है, 180। लोन पेयर ने धक्का दिया पीछे गया, लोन पेयर ने धक्का दिया पीछे गया। बताइए एक्सियल एक्सियल का एंगल 180 या लेस देन 180? ये आइडियली जो इसके एंगल थे ना, ये सारे एंगल लेस के हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, लेस के। मैं सारे समझाऊंगा आपको, पहले लिख देता हूं ताकि देखना आसान हो जाए। लेस देन 120 हो जाएगा, ये हो जाएगा लेस देन 90,
और ये हो जाएगा लेस देन 180। अब आपको 180 तो यही दिखा दूंगा मैं। देखो ये अगर लाइन सीधी होती तो ये वाला एंगल कितने का होता 180। ये लाइन थोड़ी सी झुक गई तो ये एंगल कितना हो गया बेटा लेस देन 180। अच्छा एक और बात बताओ, अगर ये लोन पेयर ऐसा होता, अभी ये लोन पेयर है मान लो, ये अगर सीधा होता तो एक्सियल और इक्वेटोरियल का एंगल, एक्सियल और इक्वेटोरियल का, एक्सियल और इक्वेटोरियल का एंगल कितना होता 90। ये लोन पेयर है, लोन पेयर ने इसको धक्का दिया पीछे, तो लोन पेयर ने जब इसको धक्का दिया पीछे तो बताओ ये एंगल, यहां तो कुछ है ही नहीं, भूल जाओ ये तो हवा थी। ये एंगल अगर सीधे होता तो क्या ये एंगल 90 और 90 का होता कि नहीं होता। ये एंगल पीछे झुक गया, बताओ ये एंगल अब 90 का रह गया, ये लेस देन 90 का रह गया, लेस देन 90 का एंगल है बेटा ये। तो इसीलिए ये एंगल कितने के हो जाएंगे लेस देन 90। और मुझे बताओ ये इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ एक्सियल है, यहाँ एक्सियल है। ये लोन पेयर ने इसको डोमिनेंट रिपल्शन नहीं है लेकिन रिपल्शन तो है, कमजोर है। तो ये जब एंगल 120 120 120 का होना तो ये जब इसको धक्का देगा तो ये थोड़ा सा नीचे जाएगा, ये थोड़ा सा नीचे जाएगा। यहाँ तो हवा हटा लीजिए, ये एंगल 120 का, ये लेस देन 120 का, लेस देन 120 का। एक और बात सुनिएगा, अगला केस क्या है, आपने कुछ और बातें सुनी, इसका और भी कुछ नाम है, सीसो और डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल के और भी नाम है। कौन बोला, कौन सा वी, कौन बोला, और कौन बोला था पहले। इसके और भी नाम है, इसके नाम क्या है ध्यान सुनिएगा, यहां लिख देता हूं। क्या नाम है इसका, पाई शेप। क्या नाम है इसका, के शेप। ये दो नाम है, ध्यान सुन रहा, कैसे पाए और के, इधर ध्यान देना 2 मिनट के। जरा इस डायग्राम को देखो, ये दोनों लाइन और ये दोनों लाइन, इस डायग्राम को ऐसे पकड़ के यूं फोल्ड रोटेट कर दो यूं, तो ये जो लाइन है ये ऐसी चली जाएगी और ये उधर चला जाएगा। तो डायग्राम में इधर बताता हूं वापस से, ये जो डायग्राम था ये वाला, इसको उठा के ऐसे कर दो, तो ये डायग्राम ऐसा जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है, और यहां पर कौन है बेटा, लोन पेयर, ठीक है ना। तो ये जो शेप बन के आएगा, ये शेप कौन सा कहलाता है बेटा, पाई शेप, या फिर क्या कहलाता है बेटा, के शेप। ठीक है, ये जो पाई शेप के शेप है इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो थोड़ा सा देखिए, ये आपको स्ट्रक्चर अगर मैं ऐसा और ऐसा बना के दे दूं तो क्या ये थोड़ा के शेप जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बेटा, दिख रहा है। और ये वाला जो शेप है, ये वाला जो शेप है, क्या ये पाए जैसा शेप आपको बनता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बेटा, दिख रहा है। तो इसके दो और नाम बोले जाते हैं मार्केट में, और वो नाम क्या क्या बोले बेटा, पाई शेप और के शेप, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ये जो मार्केट में पाई शेप और के शेप चलता है, ये चलने दे मार्केट में, मतलब आज के बाद किसी के मजे लेने तो पूछ लेने जिसका ये हो गया हो कि सीसो का और क्या नाम होता है, पाई से सुना है, हाँ सुना है, मैंने भी सुना है, बहुत बढ़िया। ठीक है, के शेप सुना है, हाँ सुना है, बढ़िया, यही नाम है इसका। ये गलत है नाम, क्यों गलत है, कारण समझिएगा। पाई और के, मुझे बताओ ये स्ट्रक्चर प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर है, और पाई और के प्लेनर होते हैं। अपन ने अभी जो डायग्राम बनाया था ऐसा था, ये ऐसा था, और ये ऐसा था। ये कौन सा के होता है बे, ये कौन सा पाई बनाया जीवन में से, ये के नहीं होता भाई। हाँ ये ऐसा होता, ऐसा होता और ऐसा होता तो अपन बोलते के है, या ऐसा होता तो बोलते पाई। उसके लिए इसको क्या होना पड़ता, प्लेनर, उसके लिए क्या होना पड़ता, प्लेनर। ये तो इधर है, ये तो इधर है, ठीक है, ऐसा डायग्राम है। ये कौन सा केस है बे, कॉपी से बाहर निकाल के बना दिए तुम तो। ऐसा कोई पाई नहीं होता और ऐसा कोई के नहीं होता। ये पाई और के मनगढ़ंत शेप है ना, ये इंसान की खुद की कलाकृति है कि आप 3D को 2D में देख रहे हो, 2D के हिसाब से जो दिख रहा है आपने वो नाम रख दिया। ये तो 3D शेप है, 3D है बेटा, ये 2D नहीं है। और एक और बात समझो, फिर अगर पाई और के ही लिखना था, पाई और के ही लिखना था तो इसको थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं।
रा बना दो। जब मैथ से और इंग्लिश से ही प्यार है तो हिंदी से भी थोड़ा प्यार कर लेते हैं। पाई शेप, के शेप, त्रा शेप है, वी विता डंडा शेप। जब कुछ भी बनाना है तो फिर बना ही लो अपने हिसाब से ना। तो ये सब मनगढ़ंत शेप है, गलत शेप है। अगर आपने पाई शेप, के शेप सुन रखा है तो ये बेटा गलत है, सरासर गलत है। और दूसरों को गलती करने दीजिए, अपने क्या मतलब है। ठीक है ना। अब अगली बात सुने, इसका एक और नाम होता है जो एनसीईआरटी में दिया है। ओके, अब उन्हें पाई के तो पता रहता सबको, वो नाम नहीं पता जो पता होना चाहिए। फिर आंसर की आने के बाद पता चलता है। क्या नाम है? ये ऐसा है ना, ये शेप था। इसको ओपन कर दो। बचपन में एरोप्लेन नाव वाव बनाते थे, पेज ऐसे मोड़ते थे। तो ये आपका स्क्वायर है। ठीक है ना। आपने क्या करा, इसको फोल्ड करा, इसको फोल्ड करा, इसको फोल्ड करा। क्या बोलते हैं इसको? फोल्डेड स्क्वायर। तो ध्यान रखना इसका नाम क्या बेटा, फोल्डेड स्क्वायर। बाकी सारी चीजें आपके सामने लिखिए, फटाफट नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट केस, पाई शेप, के शेप। ठीक है। त्रा शेप, कोई पाई के बताया, बोलना त्रा शेप भी होता था, वो पता नहीं है। जिन जिन का हाइब्रिडाइजेशन हो गया उनसे पूछ लें तो अपने को पता चल जाएगा मार्केट में अपना कंपटीशन किन किन से है। ठीक है, जो पाई के बता दे समझ जाना लीग से बाहर है वो। तो ये जानकारी देना नहीं है किसी को, क्योंकि दूसरे का सिलेक्शन होता और अपना नहीं होता, बहुत दुख होगा बेटा। पता चला वहां पूछ लिया ऐसे फोर का नाम क्या है और एग्जाम्पल में ऑप्शन दिया फोल्डेड स्क्वायर। अब पहले तुम्हें ही पता था, तुमने ज्यादा दोस्ताना निभाने के चक्कर में बता दिया दोस्त को भाई फोल्डेड स्क्वायर होता है। अब उसको जो आता था उसने तुमको नहीं बताया, और तुम्हें जो आता था तुमने बता दिया। फिर वो बाद में एग्जाम क्लियर करके आएगा, बोले भाई थैंक यू, तेरे उस फोल्डेड स्क्वायर की वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया। जो सांप और अजगर लौटेंगे ना दिल पे उस वक्त। ठीक है। तो इसीलिए हाँ, संभल के रहें, जब तक अपना सिलेक्शन ना हो जाए तब तक ज्यादा हाँ अच्छे बनने की कोशिश ना करें। सिलेक्शन हो जाए उसके बाद भाईचारा निभाए, तब तक कुछ ना निभाए। ठीक है ना, पढ़ते रहें मस्त आराम से। तो इसको नोट डाउन कर लो, इसके आगे के डिस्कशन कल ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। राधा राधा बेटा। राम राम बेटे।